अमेरिकन कैपिटलिज्म, स्पेशली अमेरिकन फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का मेन रूल है बड़ा होना। और वॉल स्ट्रीट पर जेपी मॉर्गन चेस से बड़ा कोई नहीं है। ये कितना बड़ा है? 4006 अरब डॉलर की बैलेंस शीट के साथ ये यूएस बैंकिंग सिस्टम के लगभग 20% पैसे को होल्ड करता है। जेपी मॉर्गन की वैल्यू उसके तीन सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को मिलाकर भी ज्यादा है। पिछले साल जेपी मॉर्गन ने अमेरिकन बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट अर्न किया। ये पहला बैंक बना जिसने 50 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट क्रॉस किया। एक बैंक की सक्सेस को कई तरीकों से मेजर किया जा सकता है, प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू, एसेट साइज। लेकिन एक चीज और होती है, स्टेइंग पावर। मॉडर्न फाइनेंस के हिस्ट्री में कोई भी शख्स ऐसा नहीं रहा जिसने पावर जीती हो और इतने लंबे टाइम तक होल्ड की हो जैसे जेमी डायमंड ने। जेमी डायमंड एक ग्रेट बैंकर है, लगभग 17 साल से जेपी मॉर्गन के हेड हैं। और इस कंट्री के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जेपी मॉर्गन इतने टाइम तक जेमी डायमंड के अंडर रन हुआ। लेकिन जेमी डायमंड और जेपी मॉर्गन की ये सक्सेस एक लंबी शैडो भी डालती है, एक बड़ा सवाल छोड़ देती है। उनके जाने के बाद इस जायंट बैंक का क्या होगा, किसी को सच में नहीं पता। पिछले 20 साल से डायमंड ने जेपी मॉर्गन को वॉल स्ट्रीट की टॉप पोजीशन तक पहुंचाया है। उनका फाइनेंशियल डोमिनेंस ऐसे दिखाई देता है, पार्क एवेन्यू पर उनका नया हेडक्वार्टर्स। जेपी मॉर्गन को बेसिकली अपना एक छोटा सा मिनी नेबरहुड मिलने वाला है, एक तरह का जेमी डायमंड विल। ये बिल्डिंग उनके लिए एक तरह से लेबर ऑफ लव थी, कंपनी का एक फिजिकल सिंबल। न्यूयॉर्क सिटी में जेपी मॉर्गन के अराउंड 17,000 एम्प्लॉयज हैं, सिटी के सबसे बड़े प्राइवेट एम्प्लॉयर्स में से एक। नई बिल्डिंग में अराउंड 10,000 लोग बैठेंगे। उसके सामने 330 मेडिसन है, पुराना बेयर स्टर्न्स HQ। फिर उन्होंने 2 पंसी पार्क भी खरीदा। और उनके वर्क फ्रॉम होम पर ओपिनियंस तो काफी मशहूर हैं। डोंट गिव मी द वर्क फ्रॉम होम फ्राइडे वर्क्स। If you are liking the video, subscribe now. लोग जेपी मॉर्गन ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो जेमी डायमंड के लिए काम करना चाहते हैं। ये लेजेंडरी सीईओ, वॉल स्ट्रीट का डीन। वो चाहता है कि उसकी टीम बेस्ट हो और वो खुद भी अपना ए गेम लाता है और दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करता है। इस सब से डायमंड की एक ऑरा बन गई है, सॉलिड वॉल स्ट्रीट कॉन्फिडेंस प्लस कभी कभी एक्सेंट्रिक कैंडर। द डेट सीलिंग इज पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक। दैट हरिकेन इज राइट आउट देयर कमिंग आवर वे। I probably shouldn't say this, but when you see one cockroach, there are probably more. Absolutely not. That would be the road to hell for America. वो बस जो सोचता है वो बोल देता है। जैसे जैसे जेमी डायमंड एक स्टेट्समैन लाइक रोल में इवॉल्व हुआ, वो फाइनेंस के बाहर पॉलिसी मैटर्स में भी उतरना शुरू हुआ। एक लंबे टाइम तक उनका एक रनिंग जोक था, पूछो कब तक रहेंगे, जवाब होता 5 more years। 19 साल के हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी रह चुके हैं, थ्रोट कैंसर एक डेकेड पहले, फिर 2020 में हार्ट इशू। रिकवरी के दौरान जेपी मॉर्गन को टेम्पररी को सीईओज अपॉइंट करने पड़े। वो बार बार वापस आ जाते हैं, लेकिन एक दिन रिटायर तो करेंगे ही। कब और उनकी जगह कौन लेगा, किसी को नहीं पता। काफी पोटेंशियल सक्सेसर्स आए और चले गए, कोई दूसरी जॉब्स लेने, कोई रिटायर होने। अभी के तीन मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स, ट्रॉय रोरबॉ, डग पेटनो, both run the commercial and investment bank. Marianne Lake runs the consumer and community bank. लेकिन ये भी एक लॉन्ग लिस्ट में लेटेस्ट नेम्स हैं। जेपी मॉर्गन में हमेशा चैन में और लोग भी आ रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एक जेमी डीमन प्रीमियम भी एग्जिस्ट करता है। वो बेसिकली चाहते हैं मोर जेमी। तरह का कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बिजनेस में की मैन रिस्क कहलाता है। जैसे Amazon विदाउट बेजोस, टेस्ला विदाउट मस्क, वैसे ही जेपी मॉर्गन विदाउट डायमंड सक्सेसफुल रहा। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। 2012 का लंदन वेल ट्रेडिंग लॉस, 6 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ा इशू था। जेमी को कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई करना पड़ा। कुछ लॉ मेकर्स तो उनसे इकोनॉमिक एडवाइस भी मांगने लगे। एक और एपिसोड था, जेपी मॉर्गन ने फ्रैंक नाम का स्टूडेंट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म अक्वायर किया।
जिसका फाउंडर बाद में बैंक को फ्रॉड करने के लिए कन्विक्ट हुआ। बैंक ने इसके लिए $150 मिलियन दिए, जो जेपी मॉर्गन के टोटल रेवेन्यू के सिर्फ 3 घंटे के बराबर था। ये सब कंपनी के लिए एम्बैरेसमेंट ज्यादा थे, डिजास्टर कम। जेपी मॉर्गन ने ये सारे मिसस्टेप सरवाइव किए क्योंकि उसका फोर्ट्रेस बैलेंस शीट स्ट्रांग है। ये टर्म डायमंड पूरी करियर से उसे करते आए हैं। कांस्टेंट स्ट्रेस टेस्ट्स, बेस्ट टू वर्स्ट सिनारियोज और हर सिचुएशन में सरवाइव करने की स्ट्रैटेजी। रेगुलेशंस के मैटर में डायमंड क्रिटिक भी रहे हैं। उनका कहना है रूल्स अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हैं। उनका स्पेगेटी चार्ट फेमस है, ओवरलैपिंग रेगुलेटर्स की एक मेसी डायग्राम, जो वो डीसी ले जाते मुझे। लेकिन रेगुलेशंस के बावजूद बैंक रुकता नहीं, बढ़ता ही गया। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जेपी मॉर्गन ने बेयर स्टर्न्स को रेस्क्यू किया और वॉशिंगटन म्यूचुअल को अक्वायर किया। क्राइसिस के बाद जेपी मॉर्गन और भी बड़ा बनकर निकला। एक आयरनी ये है कि क्राइसिस ने टू बिग टू फेल बैंक्स को और भी बड़ा बना दिया। 2003 में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक फेल हुआ और गवर्नमेंट ने जेपी मॉर्गन को ही उसको अक्वायर करने दिया, डिस्पाइट एग्जिस्टिंग रूल्स अगेंस्ट बिग बैंक्स गेटिंग बिगर। सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर के बाद जेपी मॉर्गन ने वीसी और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी अपनी रीच और ग्रो की। बैंक हमेशा कम्पिटिटिव लैंडस्केप मॉनिटर करता है। ब्लॉक क्या कर रहा है, सिटाडेल सिक्योरिटीज क्या कर रहे हैं, एप्पल क्या लॉन्च कर रहा है, कहीं कोई उनका लॉन्च न खा जाए, क्योंकि जेपी मॉर्गन लिटरली एवरीवेयर है। डायमंड का सक्सेसर एक ह्यूज एम्पायर और यूएस/ग्लोबल इकोनॉमी में एक पिवटल रोल इनहेरिट करेगा। फोर्ट्रेस बैलेंस शीट फिलॉसफी का रिजल्ट ये है कि जेपी मॉर्गन हर क्राइसिस से और बड़ा और स्ट्रांग निकलता गया है। वॉल स्ट्रीट का इनफॉर्मल रूल है, जितना हो सके लीगल पैसे कमाओ और जितना हो सके कम लॉस करो। जेपी मॉर्गन इस प्लेबुक का मास्टर बन चुका है।